नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। तो बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे की, विश्व वेटलैंड दिवस की, तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे को विश्व रामसर दिवस भी कहा जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा यहाँ पे पूछता है कि जो आपका 10 जनवरी को वो क्या मनाया जाता है। तो अगर बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूनेस्को डे आपका कब मनाया जाता है, या हिंदी में बोले तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो ये यूनेस्को डे की, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो आपका 24 मई को मनाया जाता है, इसको भी आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अगर आप भी अभी भी अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो लास्ट के कुछ अंतिम दिनों में, तो जुड़िए हमारे साथ 7876145409। हम देंगे आपको वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने एसपीटेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे इन हैंड रिटन नोट से जुड़ सकते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर 7876145409 पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है कि आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल और 22 मार्च दोनों का दोनों आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इन सभी बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। यहाँ से कोई सा क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमको कवर करने हैं मैराथन सीरीज में, इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यूएई इज, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। तो अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसको 150 का जो यहाँ पे एक सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अबू धाबी जो है वो राजधानी है कहाँ की, संयुक्त अरब अमीरात की। इस बार राजधानी पूछी गई है। इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा या करेंसी का नाम क्या है। तो करेंसी का नाम है यहाँ पे दिरहम। क्या है, दिरहम है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आपका हमारा जो एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान की कैपिटल और मुद्रा दोनों पूछी जाती है। भूटान की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, और राजधानी का नाम क्या है वो क्या है। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। तो थिम्पू भूटान की राजधानी है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और न्यूगल ट्रम क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूगल ट्रम क्या है, तो न्यूगल ट्रम जो है वो क्या है, भूटान की मुद्रा का नाम है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बार आपका इराक और ईरान दोनों पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। बहुत आसान है, ईरान की क्या बोलेंगे, तेहरान। तो ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है। और अगर बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा जो ईरान में चलती है वो रियाल चलती है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार ईरान के बाद बात करते हैं इराक की। इराक की बगदाद है, और बगदाद के बाद मेरे भाई बहन जो यहाँ की मुद्रा का नाम है वो दिनार है। उसी प्रकार आपका तुर्की, तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा। तुर्की का नया नाम तुर्की हो चुका है, और तुर्की देश की जो राजधानी का नाम है वो अंकारा है, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो लीरा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी, इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि जो वियतनाम देश है उसकी कैपिटल का नाम क्या है। तो वियतनाम देश की कैपिटल का नाम है हनोई।
हानोई वहाँ की कैपिटल है। और वियतनाम देश की अगर मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें, तो वियतनाम की करेंसी का नाम है डांग। उसी प्रकार थाईलैंड लास्ट करते हैं। अगर थाईलैंड देश की दोस्तों बात करेंगे तो थाईलैंड देश की जो मुद्रा का नाम है वो बैंकॉक है। क्या है आपका? बैंकॉक है। और बेहत जो है वो क्या है, यहाँ की मुद्रा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो अगर बात करें आर्य समाज के संस्थापक की, तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्ट भी याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इस बार ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर की? तो ये की थी मुंबई पे, जिसको उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो बम्बई में जो है 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके द्वारा एक फेमस नारा दिया गया था, और वो नारा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस बात को भी आपने दोस्तों डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपके अगर पक्के नंबर बनाने हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको, मैराथन सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप मेरी मैराथन सीरीज को जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। नाम दिया है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें, इनके द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार इनके द्वारा जो है वो 1815 में जो है वो किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और 1825 में जो इन्होंने स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, वो किसकी की थी? तो याद रखना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों मेरे भाई बहनों, बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था दोस्तों? याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वो क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, हिंदू महासभा की स्थापना पिछले कल वाली वीडियो में बोला था 1915 में किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। और बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना और बाबा काशीराम के द्वारा की गई। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इस बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो 1875 में मैडम बलवार्ड्स की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें दोस्तों आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखें। और इन सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना भी पड़ेगा, तब जाके बात बनने वाली है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही सीरीज़ में हमको बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। जी अगला क्वेश्चन है कि विटी कल्चर का अर्थ है। तो विटी कल्चर जो कहा जाता है, तो याद रखना अंगूर खाए थे किसने? बिटिया ने। इसीलिए अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं? विटी कल्चर बोलते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से भी बनते हैं। द ब्रांचेज ऑफ साइंस ये टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका रेशम कीटों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो रेशम कीटों का जो अध्ययन होता है उसको जो कहा जाता है, या रेशम उत्पादन के अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? आपका सेरीकल्चर बोलते हैं। उसी प्रकार आपका बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया फल फूल एवं सब्जियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फलों की जो कृषि होता है उसको बोलते हैं आपका फ्लोरिकल्चर। तो फलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और जो ये मत्स्य पालन जो होता है, मछलियों का जो व्यापारिक उत्पादन या मत्स्य पालन होता है उसको बोलते हैं पीसी कल्चर, है ना। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और फलों का जो अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो आपका आपका भूकंप का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है आपका भूकंप के अध्ययन को। ये भी आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अच्छा, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी भी आपको याद रखना है। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर बोला जाता है। और जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करता है उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो इन सभी बातों को आप ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। वही कौन कौन से तीन कारक है जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो जनसंख्या में परिवर्तन होने वाले तीन कारक जो दोस्तों है वो कौन से हैं? तो वो है आपका, देखो, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास जो है वो तीन ऐसे कारक हैं जिनसे क्या हो सकता है हमारा जो दोस्तों आपको याद रखना है, जो जिसमें जनसंख्या में क्या परिवर्तन, जन्म से हो सकता है, मृत्यु से भी हो सकता है, और अगर कहीं पे लोग प्रवास कर रहे हैं तो वहाँ से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बीट इज द ग्रोथ इज एन। देखो, भारत में गेहूं की उगाई कब होती है? अगर भारत देश की बात करें और भारत में अगर गेहूं की उगाई की बात करें तो भारत में जो गेहूं की उगाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म नहीं, आपका शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु बोले तो विंटर सेशन, मतलब आजकल में हो रही है, अक्टूबर और दिसंबर में आजकल हमारे गांव साइड जो है वो गेहूं बोए जा रहे हैं, अगर आपको भी पता होगा। और गेहूं जो है वो किस प्रकार की फसल होता है? तो गेहूं एक रबी की फसल है। कैसी फसल है? एक रबी की फसल है गेहूँ। और रबी की जो फसलें हैं उनको विंटर सेशन में अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है, और उनकी जो कटाई होती है वो अप्रैल और जून में होती है। अच्छा, ये रबी की फसलों में क्या क्या आता है? एक तो आपका वीट आता है, गेहूँ आता है। रबी की फसल में आपका एक गेहूँ आता है, आपका जौ आता है, आपका चना आता है, आपका मटर आता है, आपका सरसों आता है, आपका अलसी आता है, आपका आलू आता है। ये सारे के सारे जो है वो किस में, एक बार दोबारा सुन लीजिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी और आलू, ये सारे के सारे किसकी फसलें हैं? ये सारी की सारी जो है वो रबी की फसली है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ खरीफ की फसल की, एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है। खरीफ की जो फसल है ना यार, वो जून से जुलाई में बोई जाती है। जून से जुलाई में इनको बोया जाता है, और इसका जो कटाई का जो समय होता है वो सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर यहाँ पे कटाई का समय इसका होता है। और दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, इसमें आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास है, आपका सोयाबीन है। तो ये सारा का सारा किस में आता है? आपका खरीफ की फसल में आता है। खरीफ की फसल को अब काट दिया गया है पिछले महीने ही। तो इसमें एक बार दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और सोयाबीन। जी, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? देखिए, भारतीय संविधान में जो अनुसूची नंबर 7 है वो सूचियों की बात करता है, और भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ बताई गई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 3 सूचियाँ कौन कौन सी है? एक आपकी संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, दूसरी आपकी राज्य सूची है, यूनियन स्टेट, और आपकी कंकरेंट बोलते हैं समवर्ती सूची है, इसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें कानून बनाती है सेंटर और स्टेट, दोनों बनाएगी भाई। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर बात करें आपकी संघ सूची की, तो संघ सूची जो वो होती है जिसमें कानून बनाने का काम केंद्र सरकार कर रही थी। संघ सूची में आपका रेलवे आता है, वायुयान आता है, विदेशी मामले आता है, रक्षा आता है। ये सारे किस में आता है? संघ में आता है। और अगर बात करें राज्य सूची की, स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में आपकी कृषि सबसे इंपॉर्टेंट आता है। कृषि कृषि आपका जन स्वास्थ्य हो गया, आपका पुलिस हो गया, ये सारे के सारे किस में आता है? ये सारा का सारा आपका राज्य में आता है। समवर्ती सूची, समवर्ती होता है जिसमें दोनों बनाती है। शिक्षा की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची, क्योंकि देखो हिमाचल सरकार भी है, भारत की केंद्र सरकार सीबीएसई बोर्ड भी है, तो दोनों जो है वो समवर्ती सूची में बनाती है। वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, इन सभी के लिए जो यहाँ पे हमारे आंकड़े जो तैयार करती है वो कौन करती है? तो वो करती है आपकी
समवर्ती सूची, तो ये याद रखना है, बिजली भी दोनों में आती है। अच्छा, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, पहले कितने थे? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और पहले कितने थे? संघ सूची में 97 थे। अब बात करें उसी प्रकार राज्य सूची की, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे, अब कम रहकर जो है वो 61 हो गए हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो आपकी जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय, तो अब 52 है, पहले कितने थे? 47 थे। तो इन सभी बातों को आपने डिटेल से याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमने सूचियों के बारे में पढ़ा। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल है, 12 के 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है कि जापानी भाषा का शब्द सुनामी का अर्थ क्या है? तो सुनामी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो सुनामी का जो अर्थ है वो है बंदरगाह की लहरें। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो बंदरगाह की लहरों का नाम है सुनामी। अगर बात करें जापान देश की राजधानी और मुद्रा का नाम, तो जापान की मुद्रा का नाम है राजधानी का नाम है टोक्यो और मुद्रा का नाम है येन। ये भी आपको ज़रूर डिटेल से याद रखना है। और जापान पे जो पहला परमाणु बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा में गिराया था। और अगर बात करें दोस्तों आपका दूसरे परमाणु बम की, तो दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। दूसरा परमाणु बम गिराया था नागासाकी। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? मंगल पांडे वाज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि शहीद हुए थे। इनको जो है वो फांसी कब दी गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षा में पूछा गया था। तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, मंगल पांडे की बात करें तो इनके द्वारा एक नारा दिया गया था मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को नारा जो दिया है वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से और कब शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपकी 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो उनका नाम था पामस्टन। क्या नाम था? पामस्टन था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय इलाहाबाद या प्रयागराज से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो वो किया गया था लियाकत अली के द्वारा। जगदीशपुर से बात करूँ तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और आपका लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें आपकी रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल के द्वारा। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो आपका कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है नमक कानून को तोड़ना था महात्मा गांधी ने, इसीलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या है दांडी मार्च को शुरू किया था और उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। अच्छा, बात करें यहाँ पे जो ये 6 तारीख जो है वो गांधी जी ने यहाँ पे इसको शुरू किया, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुँचकर जो है वो क्या किया था, दांडी मार्च को जो है वो क्या किया था, स्थगित। यहाँ पे दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर जो नमक कानून को तोड़ा था। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कितने किलोमीटर की यात्रा थी? तो दांडी मार्च की जो यात्रा थी वो 375 किलोमीटर की थी। और गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे?
तो 78 अनुयायी गांधी जी के साथ गए थे और ये यात्रा जो चली थी दांडी मार्च, वो 24 दिन चली थी। ये बात भी आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। सबसे ज़्यादा व्यक्ति गुजरात से इनके साथ इसमें आए थे और एक 2 मुस्लिम व्यक्ति भी थे, एक नेपाली था, एक ईसाई था। तो बहुत सारे लोग इनके साथ दांडी मार्च में गए थे। ये भी आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दांडी मार्च के दौरान इन्होंने एक भजन भी गाया था जिसका नाम था रघुपति राघव राजा राम। तो ये जो है वो यात्रा के दौरान जो इन्होंने भजन गाया था रघुपति राघव राजा राम, ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बात भी याद रखनी है। बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ। ये समझौता महात्मा गांधी को या कांग्रेस को सीधा कहाँ ले जाना था, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले जाना था। गोलमेज सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले जो भारतीय थे, एकमात्र भारतीय थे, उनका नाम था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, इनका नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इस परीक्षाओं के लिए काम आने वाला होने वाला है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ना यार जरूर लिख दीजिए करें हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स लिविंग अब्रॉड एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो लगातार जब हम 7 वर्षों तक देश से बाहर रहते हैं तो देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मैंने कल मैराथन सीरीज़ करवाई थी आपको टीजीटी के लिए, और आप सभी याद रखें कि ठीक 5 बजे यूट्यूब के अंदर आपको मैराथन देखने को मिलती है एचपी टेट के लिए, जो कि 6:30 बजे तक चलती है। 1.5 घंटे की मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम तक जो चलेगी। उसी प्रकार आपकी मैराथन को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक मैराथन जो चल रही है वो आपके लिए ही चल रही है। वो मैराथन टीजीटी के लिए वो चलती है 9 से 10:30। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैराथन है, तो इसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो लाइव हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ये डेली आती है। और पिछली जितनी भी लाइव हो चुकी है मैराथन्स, वो हमारे लाइव वाला जो सेशन हमारा रहता है यूट्यूब पे, वहाँ आप देख लें, सारी की सारी आपको मिल जाएगी। तो जब हम लगातार 7 सालों तक देश से बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल नंबर जो है वो, ये तो यहाँ पे देखो 7 साल तक जब बाहर रहते हैं तब ऐसा होता है। नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान का भाग 2 बात करता है, सिटीजनशिप जिसको आप कहते हैं। और आर्टिकल बोले तो 5 से 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किसकी बात करता है, नागरिकता की बात करता है। इस बात को आपने दोस्तों डिटेल से याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब हम जन्म से ही नागरिकता को पहले तो ये पता होना चाहिए कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जन्म से किया जा सकता है, वंश अधिकार के, अगर हम जन्म से तो मतलब यहीं जन्म हो रहा है तो जन्म से मिल जाएगी। वंश अधिकार, आप भारतीय वंश के हो तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। आपको जो है वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण के द्वारा मिल सकती है, भूमि अर्जन के द्वारा मिल सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बनने वाले हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत में किस प्रकार की सिटीजनशिप है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, वहाँ पे कैसी नागरिकता है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो दोहरी नागरिकता, जो डबल सिटीजनशिप है, उसको अपना रखा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, तो ये ब्रिटेन देश से आ रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना। और एनआरआई के तहत नागरिकता बने रहना वो किसके लिए है, जो भारत का व्यक्ति बाहर रह रहा है उसकी एनआरआई के तहत क्या है, नागरिकता बनी रहती है अगर उसने विदेशी देश की नागरिकता नहीं ली है। जी, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत
आज़ाद होता है तो उस समय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं ये क्वेश्चन पढ़ा के खुद भी थक चुका हूँ। वो थे आचार्य जे बी कृपलानी। तो आचार्य जे बी कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। उसी प्रकार आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है, बहुत दफ़ा पूछता है कि जो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जहाँ पे कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ? तो वो था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 को हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना है वो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई, जिनको शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, और वायसरॉय जो थे वो उस समय डफरिन थे। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत के संविधान का संरक्षक होता है। राष्ट्रपति तो देखो प्रधानमंत्री और लोकसभा सचिव। कौन होगा आपका भारत का? सुप्रीम कोर्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टोटल जज कितने होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 प्लस 1 जज होता है, मतलब टोटल जज 34 होते हैं। उसी प्रकार आपका 2019 तक ये 30 प्लस 1 होता था, लेकिन अब जो हो चुका है वो अब 33 प्लस 1 हो चुका है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है, याद रखना, इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है उद्घाटन समारोह में 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर बात करें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये 52 नंबर के जो न्यायाधीश है उनका नाम जो है वो क्या है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति रामभूषण गवई। तो याद रखना है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो क्या बने हैं? ये जो है नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसके? आपके किसके? तो याद रखना है आपके सुप्रीम कोर्ट के 52वें। और जो अभी नए बनने वाले हैं 53वें नंबर के, क्योंकि रामभूषण गवई कम समय के लिए थे, तो 53वें नंबर के जो नए बनने जा रहे हैं अभी, इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो सूर्यकांत जो अपने पद की शपथ लेने वाले हैं वो कब लेंगे? 24 नवंबर 1925 को। और सूर्यकांत क्या होंगे? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये बात आपको जरूर याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, इसीलिए इन सभी बातों को आप जरूर याद रखें। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक दूसरे को मेरे भाई दिला रहे हैं, इस बात को आपने जरूर याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू वॉर्म अमंग द फॉलोइंग। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? अच्छा, बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। दोस्तों, बात करें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपेगा अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। शपथ इनको बहुमत के द्वारा दिलाई जाती है। जिस सदन की पार्टी की बहुमत होती है वो बहुमत की जो जिसके दल के नेता जो है उसी को जो है चुनते हैं। अच्छा,
अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है, उपसभापति होता है, वो किसको देता है? राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा का स्पीकर क्या बोला, सभापति कौन होता है आपका, कौन होता है? ध्यान से आपको सुनना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो होता है आपका कौन सा? तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि विधानसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। विधानसभा का अध्यक्ष, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया है, और विधानसभा के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है उनका नाम श्री विनय कुमार है। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर बात करें आपकी उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आपके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति। तो ज़्यादा तुक्का भी लगाना होगा तो राष्ट्रपति लगा के आ जाना, ठीक है, राष्ट्रपति लगा के आ जाना, कहीं गलत नहीं कर देना वहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो है वो राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत को, उनको भी अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर को भी कौन करेगा? आपका कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और ज़्यादातर चीज़ों में राष्ट्रपति होते हैं। अब जहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है आपको उनको अच्छे से याद करना है, राष्ट्रपति वाला छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा सब राष्ट्रपति होंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति वाले हैं उनको छोड़ के आपको दूसरे सारे याद करने हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कि रैयत किस शब्द का अर्थ है? तो रैयत जो है वो एक फार्मर के लिए उपयोग किया गया, किसान के लिए उपयोग किया गया रैयत शब्द। इस बात को आप जरूर याद रखें, डिटेल से याद रखें, बेहतरीन तरीके से दोस्तों याद रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेमा? फेमा क्या है? अगर फेमा की बात करें तो दोस्तों फेमा जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का नाम आपको जरूर याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये पूरा नाम है फेमा का, ये आपको याद रखना है। फेमा की स्थापना कब हुई? तो फेमा की अगर बात करें स्थापना की तो 1 जून 2000 से ये लागू हुआ था। और फेमा का जो मुख्यालय है वो जो है यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 1990 का है। इसको संसद से 1999 के तहत पारित किया गया था, लेकिन 1 जून 2000 से ये लागू हुआ था। और वर्तमान में अगर बात करूँ मैं, ये जो है वो क्या है, फेरा की जगह आता। तो फेरा की जगह फेरा होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसका मुख्यालय, फेमा का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज आपके बीच ठीक शाम 5 बजे जो है वो हर दिन शाम को 5 बजे आती है। देखो आप 5 बजे का टाइम आप देख रहे हो, संडे को मैं ये टाइम 4 बजे कर सकता हूँ, लेकिन बाकी डेज ये जो क्लास आती है वो आपकी कितने बजे आती है? तो वो आपको हर दिन शाम 5 बजे देखने को मिलने वाली है। तो आप इन क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़िएगा, ये क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आया राम और गया राम की राजनीति कहाँ से शुरू हुई? तो आया राम और गया राम की जो राजनीति है वो हरियाणा से शुरू हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है वो विधानसभा की 90 सीट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नायब सिंह सैनी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात करें पंजाब में विधानसभा की सीटों की, तो यहाँ पे 117 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं पंजाब में। ये बात आपको ज़रूर याद रखना है। और यहाँ पे के जो मुख्यमंत्री है वो, अगर उनकी बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है, तो यूपी की बात करें, यहाँ पे जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 403 के आसपास है। हिमाचल का तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। कोई गलती यहाँ पे नहीं करनी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में सीधे सीधे दोस्तों पूछे जाएंगे।
तो शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में भारत के हैं उनका नाम है आपका धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत की शिक्षा मंत्री है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में भारत की रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर की बात करें वो अमित शाह जी है। फाइनेंस मिनिस्टर बोले तो वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री की बात करें, फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर है। और बात करें सड़क परिवहन आपकी जो ट्रांसपोर्ट जो मंत्री है ना, वो आपके नितिन गडकरी है। कृषि एवं कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। और अगर बात करें ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के, तो वो मनोहर लाल खट्टर है। तो ये केंद्रीय मंत्रालय है जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बतवाया, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री जो भारत के वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री है वो अश्विनी वैष्णव, आपने नाम सुना होगा कि अश्विनी वैष्णव। और महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो अन्नपूर्णा, कौन है, अन्नपूर्णा देवी है। ये बात आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कानून एवं न्याय एवं संचार मंत्री जो है पंडित रविशंकर प्रसाद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा है। ये सारे नाम देखो, बहुत सारे मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, जो भारत के जो कानून एवं जो न्याय मंत्री है वो श्री अर्जुन राम मेघवाल है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखें, मैंने गलती से कोई और नाम बोल दिया था आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को कब गिराया गया था। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसको 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ अयोध्या के राम मंदिर की, तो इसका जो प्रतिष्ठा समारोह था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो 22 जनवरी 2024 को था, जिसके यजमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये बात आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाता है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, इनको आपका जो तीसरा जो डेवलपिंग होता है, जो अभी विकास कर रहे हैं, उनको तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपन। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया। तो अगर बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून 1984 को चलाया गया था। तो 1984 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पे चलाया गया, तो ये भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है वो एक सैन्य अभियान चलाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चलाया गया था और ये 6 जून 1984 को चरम पर पहुँचा था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाने का आदेश है वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आसियान की बात करें तो आसियान की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 को। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाने वाले हैं। आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अच्छा, बात करें आपकी आसियान की, तो इसके जो मूल सदस्य के समय जो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 अगस्त 1967 को इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी आसियान की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आसियान। और वर्तमान में जो इसमें अब 11वां देश जो जुड़ा है वो तिमोर लेस्टे जुड़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसकी जो स्थापना है वो बैंकॉक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो स्थापना होती है ये हुई थी आपके 1993 में। तो ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है।
और अगर बात करें आपका मानव अधिकार दिवस की, ह्यूमन राइट्स डे की, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये वही लॉर्ड रिपन है जिनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की गई थी। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिंटन ने लगाया तो था, लेकिन इसको समाप्त करने वाला व्यक्ति लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन की बात करें, इनको स्थानीय स्वशासन का पिता तो कहते ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए मेरे भाई बहन, तो लॉर्ड रिपन को इनके समय जो है वो भारत में नियमित दशकीय जनगणना, मतलब नियमित दशकीय बोले तो हर 10 साल के बाद जो जनगणना की शुरुआत होती है वो लॉर्ड रिपन के समय ही होती है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का जो रिपन हॉस्पिटल है वो भी शिमला में है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो किसके समय चली थी? तो वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, और इनके द्वारा ही जो पीडब्ल्यूडी भारत में जो लाया गया, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो पीडब्ल्यूडी के जनक भी हम अगर कहें तो भारत में तो डलहौजी साहब ने लाया था। इनके द्वारा जो भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो चलाई गई थी, वो मुंबई से ठाणे चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप डिटेल से याद रखिए, उन क्वेश्चन को आप डिटेल से पढ़िएगा। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उन क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रह रही है। उसी प्रकार आपका बात करें लॉर्ड डलहौजी की, इनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, तो हड़प की जो नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि जो आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और इनको जो है किस चार्टर के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये 1833 एक गवर्नर जनरल इनको बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो अगर इनकी बात करें तो ये 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल ये बनते हैं। और ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले तो वो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, बहुत बार लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन की द्वारा जो फेमस चीज़ यहाँ पे भारत में की गई थी वो था इनका बंगाल विभाजन। इनके द्वारा जो है वो बंगाल विभाजन किया गया था। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो अगर बात करें बंगाल विभाजन की, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जिसको 1911 में जाकर रद्द कर दिया। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत में आपके 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल के रूप में थे। तो आज के लिए इतना ही, भारत के वायसरॉय के रूप में थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं आज शाम ठीक 7 बजे एक नए जोश नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।